पॉलिटी किंग का ये पहला वीडियो है और इसमें हम 50 पन्ने 50 से ले तक 50 पन्ने से लेकर 66 पन्ने तक पढ़ेंगे। हाँ, 50 पन्ने से लेकर 66 पन्ने तक पढ़ेंगे। 2023 में यूपीएससी हमसे पूछता है, व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आप क्या क्या समझते हो? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका आंसर मैंने देख लिया, मुझे मेरा गलत होता। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक बात मैं एक मुझे क्या पता लग रही है, मुझे ये पता लग रही है कि क्वेश्चन को सिंपल रखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद यूपीएससी ने पूछा, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, अब लिबर्टी एंड सिविल राइट। पहले 3 और 4 को हटाओ, पहले 3 को हटाओ। 1 2 3 हट गया, 2 4 इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका आंसर है मेरे ख्याल से सी है, सी। मतलब 18वां क्वेश्चन था, 2018 में 45वां क्वेश्चन था। रूल ऑफ लॉ में आपकी बार पूछेगा लिमिटेशन ऑफ पावर, देन हमें पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और एक हमें देखना है सिविल एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट। ठीक है, फिर यूपीएससी ने हमसे 2004 में पूछा, ये तो आर्टिकल वाइज पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अनटचेबिलिटी 17 का 3, डी का 3, चलो ठीक है, 2 में दे रखा है। 16 अब ये शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। 14 का ए का 2, ठीक है, तो वो दोनों में दे रखा है। 15 का बी का 1, इसमें दे रखा है। और अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17 में दे रखा है अनटचेबिलिटी, वो आर्टिकल 17 में दे रखा है अनटचेबिलिटी। वो ये 2004 में पूछा था, कितना मतलब सीधा इसने फंडामेंटल राइट उठा के पूछ लिए। तो डी का डी का डी का 3 इसमें दे रखा है, ठीक है, और इसमें दे रखा है। पहले पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। मैच में हमेशा देखना है कि पहले एक एक ऑप्शन को चेक करना। ठीक ठीक है, अब हमें देखना है 4 और 1 को। बी का क्या है? बी का 15 का बी का ए, हाँ इसका ऑप्शन ए है 2004 वाले का। सी ऑप्शन है सी, हाँ सी का 4, हाँ सही है। जल्दबाजी के चक्कर में देखो गलत हो गया। अब सेकुलरिज्म स्टेट propagating all religion, state have no official religion, state living states having no official religion showing respect to other religion, ये गलत है। state having no official religion and citizen are free to follow any religion, ठीक है। अब और state having, ये आंसर है क्या? ए, सी आंसर है, क्योंकि सी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन है ना। तो लिखा है स्टेट हैज नो रिलीजन, सिटीजन आर फ्री टू। सेकुलरिज्म का मतलब दे रखा है स्टेट हैज हैव नो ऑफिशियल रिलीजन एंड सिटीजन आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन एंड फेथ। ठीक है, थैंक यू। अब देख चैप्टर वाइज है ना, एक हमारा ये गलत हो गया 2004 वाला, वो भी गलती से गलत हुआ है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, ड्यू प्रोसेस लॉ मीन्स द बोथ लॉ एंड इट्स प्रोसीजर मस्ट बी फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी, इट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस ज़्यादा ठीक है। Concept of constitution, Gilchrist defined constitution as a body of rule determine ये सब तो ठीक है। पर वर्ड इंटीग्रिटी was added preamble 42 amendment 1976 and ये बेरूबारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पर केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड दोबारा कंफर्म कर दिया एलआईसी वाले मामले में 1995 में कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। अब क्या होता है, जो ये तुम्हारा प्रेम्बल है ना, ये फोर की कंपोनेंट है इसके। पहला सोर्स है, सोर्स कौन है? भारत की जनता। नेचर क्या है भारत का? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। दोबारा बोल रहा हूँ, भारत का नेचर क्या है? सोवरन, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अडॉप्शन की डेट क्या है? 26 जनवरी 1949। जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा प्रेम्बल है, वो ऑब्जेक्टिव रूलिज्म पे बेस्ड है, जो जेएल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को प्रपोज किया था, एंड 22 जनवरी 1947 को ये मान लिया गया था। ये एक बंदा है लुईस हिंगसन। इसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आठ आठ वो बताए हैं एलिमेंट। पहला, सोवरेनिटी ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ा अलग है, पर हमें अब की बार आएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस इन प्रेम्बल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है 1917 के। एंड लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। प्रेम्बल, लिबर्टी इन द प्रेम्बल इज नॉट ऑब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड टू बी enjoyed within the constitutional limitation distinguish liberty from license। ठीक है। अब आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इन दैट भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than federation of states। ये तो सबको पता है, because the Indian Federation is not a result of an agreement that state have no right to cede। The territory of India is wider than union of state। अब पूछो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों वाइडर है यूनियन ऑफ स्टेट से? यूनियन ऑफ स्टेट में केवल स्टेट आते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट भी आते हैं, यूटी भी आते हैं, और ऐसा कोई क्षेत्र आता है जिसे भारत भविष्य में जिसका अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 2 empower parliament to admit new state into union or establish them on terms it thinks fit। This apply to entity outside the union unlike article 3 detail with the reorganization within। आर्टिकल 3 केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 उससे रिलेटेड है भाई, जो जो अस्तित्व में नहीं है, मतलब जो जो अस्तित्व में नहीं है उसको उसको यूनियन में ले सकते हैं, है ना। और आर्टिकल 3 इससे रिलेटेड है कि भाई कि कोई राज्य है, आप उसी में बदल कर रहे हो, उसके एरिया को कम कर रहे हो, उसकी बाउंड्री को कम कर रहे हो, उसके नाम को चेंज कर रहे हो। और जो ऐसा बिल होगा ना, वो एक बार राष्ट्रपति के परमिशन के बाद ही होगा, और राष्ट्रपति ऐसे बिल को उस राज्य के वहाँ पर भेजेगा, मतलब उस राज्य की विधानसभा में भेजेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज। पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड डेफिनेशन। आर्टिकल 74, 75 अंडर आर्टिकल 354 353 स्टेट प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेंटर के लिए 74, 75, स्टेट के लिए 163, 164 प्रोवाइड। सेंटर के लिए 163, 63, 64, और सेंटर के लिए 74, 75, और स्टेट के लिए 163 और 164, है ना। ठीक है। द ये जो सिस्टम है, ये ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल मॉडल कहते हैं, कैबिनेट मॉडल कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। और इस मॉडल में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो पूरी तरह लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार होती है। प्रेसिडेंटली सिस्टम में एग्जीक्यूटिव पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट होती है ना। उसका कोई रोल नहीं होता उसमें से। परंतु हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का जन्म ही लेजिस्लेटिव में से होता है। अब इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम की ना कुछ खासियत बता रखी है, उसको ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है। प्रधानमंत्री नॉमिनेट, राष्ट्रपति नॉमिनेट होता है, रियल हेड पीएम होता है। मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इमोजेनिटी होती है, डबल मेंबरशिप होती है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पावर होता है, और एग्जीक्यूटिव अपनी सारी ताकत लेजिस्लेचर से लेता है। देखो, एक तो ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ना, भारत में ना ऐसा होता है कि ना, कि एक ऑलरेडी एक अल्टरनेट गवर्नमेंट वेट कर रही होती है कि हमारा मौका है, हम सरकार बना लें। जैसे अमेरिका में अगर सरकार गिरती है तो दोबारा इलेक्शन नहीं जरूरी, पर भारत में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि लेजिस्लेचर में से ही पार्टी मिलकर नई सरकार बना ले। और और एक डिमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि जो मंत्री होते हैं ना हमारे, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, या आपको जो व्यक्ति चुन के आए हुए होते हैं, आपको उन्हीं उन्हीं में से लेना होता है। और फायदा ये है कि अलग अलग ग्रुप, कास्ट, रिलीजन और अलग अलग टाइप के वो आते हैं, मतलब अलग अलग कल्चरल, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के मंत्री होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने ये बोला था कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 1975 में बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज वाली। और ना, और प्रेसिडेंट सिस्टम में ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर पाती, परंतु भारत में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करती है। सरकार अगर राष्ट्रपति से बोल दो लोकसभा को बंद कर दो,
तो राष्ट्रपति लोकसभा को बंद कर देता है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशल रिव्यू है। ब्रिटेन पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है ना? ठीक है। फिर भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये फेडरलिज्म की निशानी है। और भारत का जो फेडरलिज्म, मतलब जो फेडरलिज्म होता है वो शेयर सॉवरेनिटी को दिखाता है, अनलाइक और यूनिटरी की तरह नहीं होता। भारत में एक यूनिटरी फीचर ये है कि सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है, वो जिसे अपॉइंट सेंटर करती है, मतलब वो अपॉइंट सेंटर करती है और वो राज्य के इलेक्शन कराता है, और कैग होता है। और वही कैग केंद्र सरकार के खाते वही खाते ऑडिट करता है, और वही कैग राज्य सरकार के वही खाते ऑडिट करता है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इसके अंदर फेडरल एंड यूनिटरी दोनों खासियत है। टाइम एंड रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो बनना होगा वो बन जाएगा। और तुम्हारा केसी वेरे ने कहा था क्वासी फेडरल, आइवर जमीन ने कहा था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइन टेंडेंसी। जो भारत के फंडामेंटल राइट है, हम सबको पता है, पार्ट 3 में 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 34 तक है। और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारत को बनाते हैं, और ये इवन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये द राइट फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स की तरह मानते हैं। ये कानून की सरकार बनाते हैं, ना कि आदमियों की सरकार बनाते हैं। ये लेजिस्लेटिव और एजुकेटिव हमें दोनों से बचाते हैं। एजुकेटिव और लेजिस्लेटिव दोनों से व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये इंडिविजुअल डिग्निटी को बनाते हैं, यूनिटी ऑफ नेशन को बनाते हैं, यूनिटी ऑफ नेशन को बनाते हैं, इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल को करते हैं, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, लीगल सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। शुरुआत में ये सात थी, परंतु आईआईटी प्रॉपर्टी को 48वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, नहीं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300 ए में है। 300 ए में लीगल राइट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 14 में राइट से 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी के हैं, 19 से 22 तक फ्रीडम के हैं, एक्सप्लोइटेशन के हैं 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हैं 25 और 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 और 30, 29 और 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है आर्टिकल 32। 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 एंड 30 केवल भारतीयों को है, बाकी ये सब उनको ही, मतलब ये बाकी किसी को भी है, चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, या उनको है। 15, 16, 19 और 29 ये केवल भारतीय है। मोस्टली फंडामेंटल राइट नेगेटिव है, बट एक आर्टिकल 21 एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये राज्य को बोलता है भैया शिक्षा का प्रावधान करो लोगों के लिए, और हो गया ड्रामाबाजी। आर्टिकल 13 बताता है, आर्टिकल 13 जुडिशल रिव्यू की बात करता है, और ये बोलता है कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट के विरोध में जा रहा है तो उसे भगा दो। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है, परमिट रीजनल क्लासिफिकेशन प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन। क्या बोल रखा है कि सही और तार्किक भेदभाव मान्य है, अन्यायपूर्ण भेदभाव अवैध है, मतलब इक्वल अमोंग इक्वल, इक्वल अमोंग इक्वल बोल रखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने, उससे रिलेटेड बात हो रही है। आर्टिकल 15 इक्वलिटी इसके लिए है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 16 तुम्हारा पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी के लिए है। 103वां अमेंडमेंट हुआ तो इसमें ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल बनाया गया। सिविल राइट एक्ट 1955। आर्टिकल 18 में अबॉलिश की गई उसको टाइटल्स को। आर्टिकल 19 में तुम्हारा सिक्स फ्रीडम दिए गई, जिससे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो आर्टिकल 19(2)(6) में लिखा गया है। और आर्टिकल 20 तुम्हारा एक्सेप्टो लॉ एंड ड्यूअल जेओपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ है। आर्टिकल 21 तुम्हारा लाइफ एंड लिबर्टी वाला है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल जो 21 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें तुम्हारा प्राइवेसी भी है, सेल्फ भी है, लाइवलीहुड भी है, एनवायरमेंट भी है, एजुकेशन भी है। और आर्टिकल 86 अमेंडमेंट है, जिसमें राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्पेशली 16 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन, अलाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन अप टू 3 मंथ विदाउट एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू। सिंपल बात है। लैंडमार्क जजमेंट ऑन आर्टिकल 21, मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इंटीग्रेटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना? इसमें इसमें ये बोला गया था
कि अगर देश के अंदर घूमना है तो आर्टिकल 19, देश के बाहर बाहर घूमना है तो आर्टिकल 21। ये कुत्ता स्वामी गवर्नमेंट, ये तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी, कॉमन कॉज वर्टिस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिकॉग्नाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये पैसिव इंसिपिया, कॉमन कॉज वर्टिस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, इसमें ये था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल 23 and 24 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर एंड फोर्स लेबर, अप्लाई बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि भाई स्टेट में करेगा, भाई राज्य बिल्कुल के साथ करेगा। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट employment of children under 14 in hazardous industries in force, Child Labor Act 1986, right to freedom of religion, आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, जिसमें सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ दे रखा है। आर्टिकल 26 में दे रखा है इंस्टीट्यूशनल राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज अफेयर, ठीक है। आर्टिकल 27 दे रखा है नो टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन, बैन ऑन रिलीजन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बैन ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। देन आर्टिकल 29 दे रखा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 दे रखा है प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्पिरिट, कल्चरल लैंग्वेज स्पिरिट, कल्चरल माइनॉरिटी ओपन टू ऑल सिटीजन, नॉट जस्ट फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी बेस्ड on religion and language can establish and administer institution state protected from state discrimination. Right to constitutional remedy, Article 32. Article 32 itself is a fundamental right called the heart and soul of Constitution. FP can issue with FR enforcement, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and co-warranto, restriction, suspension, and amendment. आर्टिकल 33 पार्टी पार्लियामेंट के डिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्स एंड मिलिट्री, ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 34 में दे रखा है मार्शल लॉ से रिलेटेड, है ना, ये इमरजेंसी से अलग होता है। आर्टिकल 35 में दे रखा है ओनली पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 349 में दे रखा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एफआर, नेशनल इमरजेंसी को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंडेड हो जाएंगे। ये जो 20-21 वाला प्रावधान है, ये ये 44 संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, है ना। लीगल राइट वर्सेस इक्विटेबल जस्टिस इंक्लूड, आर्टिकल लीगल राइट विद इक्विटेबल जस्टिस इंक्लूड। आर्टिकल 265 नो नो टैक्स एक्सेप्ट लॉ, आर्टिकल 265 में बोल रखा है कि भाई कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा जब तक लॉ नहीं बना जाएगा। 200 आर्टिकल 301 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 301 राइट टू फ्रीडम एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज, इलेक्शन वाला। बीपीएससी के बारे में एक बंदा है, क्या नाम है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, उसने कहा है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद फंडामेंटल राइट, मतलब जरूरी है। अम्बेडकर भैया ने कहा था नोबल पीस करेंगे। अब आर्टिकल 37 में बोल रखा है डीपीएससी इज नॉन जस्टिसेबल, बट ये गवर्नेंस है, शासन शासन के मौलिक तत्व हैं, क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू इम्प्लीमेंट इट। अगर अगर किसी बीपीएससी अगर किसी बीपीएससी को लागू कर रहे हैं या 31 या 31 को लागू कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो सकता है। अगर 31 और 31 को लागू कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो तो कोर्ट मान जाएगा। अपन जो इसमें अमेंडमेंट हुआ ना वो पढ़ लेते हैं। एक अमेंडमेंट तो ये हुआ था तुम्हारा, 42 अमेंडमेंट हुआ था कि 1976 में, भाई इन्वायरमेंट को बचाओ, मतलब प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये 48 ए है। और एक अमेंडमेंट हुआ था 86वां अमेंडमेंट 2002 में, जिसमें बोला था कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को एजुकेशन दो। अब कुछ अमेंडमेंट हुए हैं अब जो जिसमें बीपीएससी में अमेंडमेंट किए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट में 39 ए लीगल एज, 43 ए पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन, 48 ए इन्वायरमेंट वाला ये जोड़ा गया। 44वां अमेंडमेंट 1978 में तो जोड़ा तो नहीं गया, पर आर्टिकल 38 को इन्हेंस किया गया कि कवर इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। 86वां अमेंडमेंट
2002 को मॉडिफाई किया गया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए 6 97 अमेंडमेंट 2011 में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया, फिर 43 बी वाला, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। फिर एक मुद्दा रहा है हमेशा बीपीएससी एंड फंडामेंटल राइट में। इसके लिए ना आर्टिकल 31 सी ऐड किया गया था 25वें अमेंडमेंट में। आर्टिकल 31 सी ऐड किया गया था 25वें अमेंडमेंट में, जिसमें बोला गया था कि भाई की 39 बी एंड 39 सी को अगर सरकार लागू करती है और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है तो भी उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन 42वें अमेंडमेंट में तो ये बोल दिया कि आर्टिकल 31 सी के तहत बीपीएससी को सारे बीपीएससी को मतलब सारे बीपीएससी पावर है, कोई भी आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। पर मिनरवा मिल के केस ने इस बात को बता दिया कि भाई आप जुडिशल रिव्यू की पावर कैसे ले सकते हो। बट ये है कि 39 एंड 39 सी को लागू करते हैं तो आर्टिकल 14 और 19 को आप अलग हटा देते हो, ठीक है। अब कुछ कुछ बीपीएससी ना ये पार्ट 4 के बाहर भी है। जैसे एक पार्ट 16 में है, इसमें आर्टिकल 335 है कि एस सी क्लेम सर्विस टू बी कंसीडर्ड विद एफिशिएंसी, मतलब एक एस सी एस टी के लिए है। और एक हमारा है पार्ट 16 में है, एक पार्ट 17 में है। पार्ट 17 तो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, राजभाषा, है ना। इसमें बोल रखा है कि भाई मदर टंग को राज्य का काम है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनको प्राइमरी एजुकेशन दिलाया जाए, और केंद्र का काम है हिंदी को प्रमोट किया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज 1917 बोला था। उन्होंने आज भी पर सरकार ने बोला चलो कोई नहीं, दो को एक्स्ट्रा कर देते हैं, है ना। और इन्होंने आर भी थी, और सरकार ने बोला कोई नहीं आपके चलो हम 2 कर देते हैं। और 11वीं ड्यूटी जो ऐड की गई वो 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई। सभी माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटी को ऐसा कि अच्छा से एजुकेशन दिया जाएगा। अब जो सेंक्शन समिति की कौन कौन सी ड्यूटी नहीं मानी गई, उस केस में बोला कि भैया इनकम टैक्स को बनाया जाए फंडामेंटल ड्यूटी जो पूछता है। पहले इनकम की तारीख तो बना दो लोगों को, तभी तो इनकम टैक्स लोगे। इसने बोला था कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है कि भाई कि जो फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानेगा उससे उससे तुम्हारा वो होगा, मतलब उससे पेनल्टी रहेगी। और ऐसे लॉ का जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। ये ये बात की गई थी, पर ये 3 चीज़ें सरकार ने नहीं मानी। फंडामेंटल ड्यूटी सिंगल लाइन से पहले भाई कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो और नेशनल फ्लैग को मानो और नेशनल एंथम पर वो करो। दूसरी है भाई फ्रीडम स्ट्रगल के लोग जो लोग थे उनको रिस्पेक्ट करो। तीसरा है देश की सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखो। चौथा है लड़ाई हो तो भाई देश की लड़ाई हो तो आ जाना लड़ने के लिए। पांचवा है देश में भाईचारा और जो गलत प्रैक्टिस होने से वो महिलाओं का सम्मान करो। छठा है भाई जो हमारा सामूहिक कल्चर है, जो हमारा समग्र संस्कृति है उसकी रिस्पेक्ट करो। छठा है तुम्हारा नेचुरल इन्वायरमेंट एंड लिविंग क्रिएचर की रिस्पेक्ट करो। नहीं, सातवां है ये, है ना, कि इनकी रिस्पेक्ट करो। फिर साइंटिफिक टेम्पर बनाओ भाई। फिर तुम्हारा ये है कि भाई लड़ाई हो तो हिंसा मत करो और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान मत पहुंचाना। फिर तुम्हारा ये फिर 10वां है, नहीं नहीं 8वां साइंटिफिक टेम्पर वाला है, और और 7वां इन्वायरमेंट वाला है। छठा भाई समग्र समग्र संस्कृति, और उसके ऊपर महिलाओं का सम्मान करो, और भाईचारा बढ़ाओ देश के अंदर, डिफेंड। और चौथा है भाई लड़ाई हो तो आ जाना। तीसरा है देश की इंटीग्रिटी, एकता अखंडता को बनाए रखना। और दूसरा है फ्रीडम फ्रीडम फाइटर को सम्मान करो, फ्रीडम स्ट्रगल को सम्मान करो। और तुम्हारा पहला है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो और नेशनल फ्लैग को मानो। फिर तुम्हारा है 10वां है, और 9वां है भैया लड़ाई हो तो लड़ाई से दूर रहो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। और तुम्हारा या 10वां है भैया आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। और 11वां है अपने बच्चों को 6 से लेकर 13 साल के बच्चों तक एजुकेशन दी सरकार ने, स्कूल खोला है, पैसा खर्च हुआ है। मीन्स वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना कि ड्यूटीज आर फंडामेंटल एज फंडामेंटल राइट। ड्यूटी सही है। रंगनाथ मिश्रा वाले केस में ये बोला कि ना कि भाई रंगनाथ मिश्रा वाले केस में बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि कानून की ड्यूटी को लागू किया गया भाई, ये पर आइए इसके ऊपर हमारा सामाजिक सेंक्शन होता है। और डायरेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस जी एस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन, जी एस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन जुड़ी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्सन को 2 भाग में मतलब कोई भी पर्सन को डिवाइड करता है 2, उसमें एक सिटीजन एक एलियन। पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाई
सिटीजनशिप की बात की गई है। आर्टिकल 5 में वो रखा है सिटीजन बाय डोमिसाइल पर्सन, जो पैदा हुआ है, जो जो यहाँ पे भारत में पैदा हुआ है, जो भारत में रह रहा है, वो जो सारी कंडीशन, जो फुलफिल सारी कंडीशन करता है, वो बंदा भारत का सिटीजन है। आर्टिकल 6 और 7 उन बंदों के लिए है जो पाकिस्तान से आए हैं, है ना। आर्टिकल 8 जो विदेशी लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, डिप्लोमेटिक, है ना, जो भारत से बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 उन लोगों के लिए वैसे है कि भाई आप त्याग देते हो, सिटीजनशिप त्याग देते हो। आर्टिकल 10 वो वाली बात है कि जो लोग भारत में पहले से रह रहे थे वो भारत के सिटीजन रहेंगे, जब तक भारत की पार्लियामेंट को ऐसा लॉ नहीं बना देती कि वो भारत के बाहर चले जाएं। आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दी है, भैया लॉ बनाओ, तुम लॉ बनाओ, मौत लो। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें बोल रखा है 5 तरीके से राज्य की सिटीजनशिप मिल सकती है। जो बंदा भारत में पैदा हो गया, है ना, भारत में पैदा हो गया, अगर इसका एक माँ बाप में से कोई भी मृत्यु है और दूसरा इमिग्रेंट नहीं है, डिसेंट, भारत से बाहर पैदा हुआ, माँ बाप में से कोई एक भारतीय है और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आफ्टर 2004। और ये रजिस्ट्रेशन से मैरिड सपोज माइनर CIO की नेचुरलाइजेशन 14 साल में से 11 साल बाकी रहा, पर CA के लिए 5 साल है। और है ना, आर्टिकल 7 वो सेक्शन 7 में बोल रखा है ये बाय इनकॉर्पोरेशन, कि भाई भारत की दूसरी दूसरी टेरिटरी को मर्ज कर लेता है तो वहाँ के लोग हो जाएंगे, असम अकॉर्ड में बोल रखा है। वो 1 जनवरी 1966 से पहले आए, जो इंडियन ओरिजिन के भारत में एंटर हुए, वो भारत के सिटीजन है। जो 1 जनवरी 1966 से 25 जनवरी 1971 तक आए, वो 10 साल तक 10 साल के बाद भारत के सिटीजन बन जाएंगे, और उनको इस बीच में कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बोला कि भाई जो नॉन मुस्लिम है, तुम्हारा पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के हैं, जो भारत के नागरिक हैं, और इन्हें पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरनर एक्ट 1946 से वो मिल जाएगी। और इनके लिए नेचुरलाइजेशन पीरियड 11 से 5 साल कर दिया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये ये 16 कंट्रीज के लिए था, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मॉडिफाई किया गया 2005 में एंड 15 में। वो OIC मतलब डुअल सिटीजनशिप नहीं होता, परंतु ये लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है, कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे जमीन ले सकते हैं, परंतु एग्रीकल्चर जमीन नहीं ले सकते, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं। PIO एंड OIC और मर्ज इन 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब सिटीजनशिप कैसे जाएगी, बाय रिनंसिएशन एनी सिटीजन शेल वॉलंटरी, भाई मुझे बोल दे मुझे आपका नाम खिलाना नहीं है, तो हर साल मिलियनर छोड़ रहे हैं ना, देखो टर्मिनेशन, है ना, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। और सर, सरकार बोलते कि साले भाग यहाँ से, तेरे को नहीं मिलेगा, फिर गवर्नमेंट किसी की गवर्नमेंट किसी को सिटीजनशिप को हटा दे कि भाई तू साले एक काम कर, अब तू भाग यहाँ से। गवर्नमेंट टर्मिनेट कर दे कि वो किसने सिटीजनशिप फ्रॉड के लिए, डिसलॉयल के लिए, और वो 7 साल विदाउट 7 साल से ज़्यादा विदेश में रह रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और भारत में कोई भी व्यक्ति जो नेचुरल सिटीजन है, मतलब कोई भी वो बन सकता है, किसी के साथ भी गलत नहीं होता, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ नो डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना। और केवल राज्य संसद चाहे तो निवास की शर्त आरोपित कर सकती है किसी राज्य में नॉन गैस्ट्रिक पोस्ट के लिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है, पहले ये हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए भी था। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे आते हैं। केशवानंद भारती केस में दी गई थी, उसमें बोला था कि भैया आप तो, और केशवानंद भारती केस में जो गोरखनाथ केस को ना ओवर रूल कर दिया था। गोरखनाथ केस 1967 में हुआ, तो उसने बोला था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो भी आर्टिकल 13 के अंदर, लॉ के अंदर आता है, और आप इसके अंदर फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। पर पर 24वें अमेंडमेंट 1971 ने बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता, हमारा दिमाग मत खराब करो, है ना। पर केशवानंद भारती ने बोला कि ना, कि आप, उसने बोला कि ना, कि उसी के अंदर आता है भाई, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपका मन करे उसे अमेंडमेंट कर सकते हो। अब देखो,
देखो, अब इसमें बोला गया कि ना, इंदिरा गांधी वर्सेस रामनारायण केस में जो अमेंडमेंट किया था, 39वां अमेंडमेंट किया गया था पार्लियामेंट में, कि आप प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं टांग अड़ाओगे। पर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में उसे बोल दिया कि नहीं, हम तो सब में टांग अड़ाएंगे। फिर सरकार ने 42वां अमेंडमेंट कर दिया और बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, परंतु यूनियन ऑफ बल्कि मिनर्वा मिल ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको बोल दिया कि ये जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, भागो यहाँ से। देन वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में एक और रूल दिया कि 1973 24 अप्रैल केशवानंद भारती के केस के बाद जितने भी केस हैं, इन सबका इन सबकी जुडिशल स्क्रूटनी हो सकती है, क्योंकि जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। और एक पॉइंट और है कि ना कि हमारी देश की पार्लियामेंट खुद को कभी संविधान से ऊपर या कभी संविधान से ज्यादा अधिकार नहीं दे सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर केस है, ये तो ये मतलब ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिटेड करता है। शंकरी प्रसाद केस में बोला कि भैया कुछ भी अमेंडमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दो, कुछ भी कर सकते हो, आर्टिकल 3 करके। देन सज्जन सिंह ने बोला कि हाँ भाई कर दो। बोले नाथ ने बोला नहीं भाई, नहीं कर सकते। और ये जो 368 है ना तुम्हारा, ये आर्टिकल 13 के अंदर आता है। केशवानंद भारती ने बोला भैया कि अमेंडमेंट कर दो, कोई नहीं, बस बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना। इंदिरा गांधी और राजनारायण केस ने बोला कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को भी हम रिव्यू कर सकते हैं, और बेसिक और ये जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। देन मिनर्वा मिल के केस में बोला कि ना कि अमेंडिंग पावर की जो 342 संविधान संशोधन को वो कर दिया, निरस्त कर दिया, जिसमें बोल रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसमें वो बोल दिया। देन वुमेन राव केस ने बोल दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी केस हुए हैं, उन सबकी जुडिशल रिव्यू या जुडिशल स्क्रूटनी हो सकती है। आइए, एस आर बोमई ने बोला डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। आई आर ने बोला नाइन्थ शेड्यूल का जुडिशल रिव्यू हो सकता है, जो 1973 24 अप्रैल के बाद ऐड किया गया है। अशोक अशोक कुमार ठाकुर अशोक कुमार ठाकुर के केस में बोला कि ना, अशोक कुमार ठाकुर के केस में बोला कि रिजर्वेशन का जुडिशल रिव्यू हो सकता है।